मिलेगी आपको, इधर की ऊपर वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, है ना, डिवीजन वाली, वो ऑलरेडी है पहले से, तो रिकॉर्डिंग आपको यहाँ से मिलेगी, ये वाले पेज से। अगर किसी का कुछ मिस होता है, कुछ छूटता है, ठीक है ना, ओके। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम कांस्टेंट, क्लियर हो गया। सम कांस्टेंट मतलब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा है ना, और प्लैंक कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, इनके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया बेटा? इसके में इसका अर्थ क्या हुआ डायमेंशनल का? डायमेंशनल का अर्थ, डायमेंशनल का अर्थ विमाय होता है बेटा उसमें, हिंदी में, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे अभी देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम कांस्टेंट में, अभी जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फर्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सभी लोग जानते हो ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, कि नहीं जानते? कैपिटल जी को जानते हो ना सभी बच्चे, कैपिटल जी को? हाँ, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है, तो याद नहीं करना है। देखो याद आपको कौन कौन से डायमेंशनल फार्मूले करने हैं, याद आपको रखना है वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। ये अगर बेसिक वाले आपको याद हैं तो आप किसी के भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये बेसिक है, ये हर कहीं पे यूज होते हैं फिर अपने आगे चल के, मतलब 99% यही यूज होते हैं निकालने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे देखोगे आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि अगर मान लो ये दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स याद है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है? सब प्रोडक्ट, हाँ, इसका डायरेक्शनल, ये एक का मास m1, एक का मास m2, इनके बीच में डिस्टेंस r, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, करते कि नहीं, विद द सेम फोर्स। यस सर। अगर पहला वाला ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन से अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा वाला भी 10 न्यूटन से अट्रैक्ट होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन ने इसको डिफाइन किया, दैट इज गिवन बाय g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यही है ना फार्मूला? आया ना? जी सर, यही है ना फार्मूला? जी सर, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आपको, हाँ, आपको डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है? कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है यहाँ पे, कैपिटल जी का, है ना? कैसे निकालोगे? थोड़ी सी सर वो r पर उधर शिफ्ट करेंगे, किधर से करोगे बेटा? तो सर मैं अगर बताऊं? आप यहाँ, हाँ बताओ। m-1 L3 T-2। अच्छा, निकालने याद किया कि इसको निकाला तूने अभी? साहिल निकाला है क्या अभी? सर वो मैंने पता है क्या, वो f r पर उधर शिफ्ट किया और m1 m2 नीचे। यस सर। यस, करना वही है, g इक्वल्स टू f इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। ये समझ गए कि नहीं? ये स्टेप समझ गए? ओके, सभी बच्चे समझ गए इस स्टेप को? यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये समझा कि नहीं, ये कैसे आया है बेटा? ये फार्मूला समझा है कि नहीं? F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये समझा कि नहीं? नहीं सर, ये यहाँ से बात है। हाँ, यहाँ तक समझा है रिया? रिया बेटा समझा इसको? रिया? यस सर। ओके, और कौन? अक्षर? सर ये आशीष बात है। हाँ,
ये आशीष बताइए। सेकंड स्टेप से, उसके बाद वाली। हाँ सर, सेकंड स्टेप से। फर्स्ट वाला समझ गया, फार्मूला समझता है ना, फार्मूला जो है उसका F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये समझा है कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो उसके बाद अब देखो आप, इसके बाद अपन ने क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हो ना कैसे करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, देख आपके हाँ, पास फार्मूला समझता है ना, तो देख इधर राइट साइड में बता रहा हूं मैं, F इक्वल्स टू जैसे ये G है, फिर m1 फिर m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है ना, रफ वर्क कर रहे हैं अपन, तो r स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई f की तरफ कर दे, तो f इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू G m1 m2 बचेगा। समझ गया? अरे समझ गया? हाँ सर। हाँ, अब क्या कर दोगे, F इंटू आर स्क्वायर लिखा रहने दो, m1 और m2 से डिवाइड कर दो इधर पे, तो m1 इंटू m2, तो इधर पे क्या बचेगा, सिर्फ अब g बचेगा। देख ले अभी, अरे समझ गया हाँ सर। कि नहीं समझे अभी भी? नहीं सर, समझ गया समझ गया। समझ गए सभी बच्चे, समझ गए? हाँ सर। ओके गुड। तो अब मैं आगे डायमेंशनल फार्मूला लिखता हूँ, कुछ बच्चों ने तो डायमेंशनल फार्मूला निकाल भी दिया इसका, है ना? ठीक है, अभी देखो, तो कैपिटल G इक्वल्स टू आपके पास में आ गया है फार्मूला सिंप्लीफाइड होके, दैट इज F इंटू आर स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। तो बेटा फोर्स के लिए क्या लिखोगे आप, फोर्स के लिए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अपन ने ऊपर L minus 2 T1 T minus 2 m1, हाँ m1 L1 t टू द पावर माइनस 2, या m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 t टू द पावर -2, और r स्क्वायर का मतलब क्या है, r मतलब डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस के लिए बन जाएगा L स्क्वायर, है ना, L टू द पावर 2 बन जाएगा ना, फिर होल डिवाइडेड बाय, मास के लिए क्या लिखोगे अब आप, मास के लिए, मास के लिए m टू द पावर 1, और 2 बार आया है इसलिए m टू द पावर 1 इंटू करके। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? जी सर। हाँ, सर तो क्या लिखा हो? m टू द पावर 1 बेटा, अच्छा सर, दिख ठीक रहा है सर। बराबर? हाँ दिख गया सर। हाँ, सब ब्लर दोनों हो गई थी मास, स्क्रीन। हाँ दोनों मास के लिए m टू द पावर 1, तो m1 के लिए भी m टू द पावर 1 और m2 के लिए भी m टू द पावर 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, पूरा सिंप्लीफाई, तो एक m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, जो भी आपको तरीका पता है, जैसे ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। अब m1 आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा, ये m टू द पावर -1, फिर L टू द पावर 3 और t टू द पावर कितना, -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको अगर याद होगी, जी की वैल्यू है याद कि नहीं, 6.67 into 10 to the power per kg square। -11 आता है ना? हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद अगर याद नहीं है तो देखो, इसके लिए ट्रिक यहाँ पे दिख रही है, जी की वैल्यू आपने कितना लिखे, F इंटू आर स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, है ना, तो F को क्या लिखोगे, न्यूटन, और डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास के लिए kg इंटू kg, तो kg इंटू kg स्क्वायर हो जाता है, इसलिए इसकी जो SI यूनिट होती है ये बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। समझ गए? अरे हाँ या ना? अरे Yes, समझ sir। गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? अब ये मत पूछ लेना कि सर ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 कहाँ से आ गया, ठीक है, ये मत पूछना भाई इसको, हालांकि आप लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये कांस्टेंट है तो आप इसको याद रखो, है ना। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हैं? तो सर वो अपन आर स्क्वायर को कैपिटल में लिख सकते हैं क्या, रेडियस उधर जो दिया है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को किस में लिख सकते हैं? तो कैपिटल आर। हाँ लिख सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, स्मॉल आर लिखो, कैपिटल आर लिखो, डी लिख दो,
वो तुम्हारी चॉइस है क्या लिख रहा है, डिस्टेंस को आप किससे डिनोट कर रहे हो ना, ये आपकी चॉइस होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किससे डिनोट कर रहे हो उसको। समझ गए? समझ गए? हाँ समझ सर। गए कि नहीं? हाँ। और ये जो वैल्यू है जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये फिक्स वैल्यू है, इस पे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है ना? समझ गए कि नहीं? ये फिक्स वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, आप लेबोरेटरी में इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है जी को? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। दिस जी इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ गए क्यों वर्ड यूनिवर्सल वर्ड क्यों यूज किया गया? इस जी को क्या बोला जाता है? वैल्यू यूनिवर्सल। सब जगह सेम रहती। हाँ, दिस इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों यूनिवर्सल वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए? क्योंकि इसकी वैल्यू हर एक जगह पे सेम होती, कहीं नहीं बदलती। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब आप यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, धरती में, आकाश में, स्वर्ग में, नर्क में, पानी में, कहीं भी चले जाओ आप, इसकी वैल्यू यही रहेगी। मतलब अगर ये जो दो ऑब्जेक्ट थे आपके M1 और M2, इनके बीच में आप पानी भी भर दोगे तो भी जी की वैल्यू यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप स्पेस में ले जा लो इन दोनों को, तब भी जी की वैल्यू यही रहेगी। अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके लिए भी कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी। अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके लिए भी कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी। मेरे और तुम्हारे बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बहुत वीक है, लेकिन इसके लिए भी कैपिटल जी की वैल्यू सेम यही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? कोई डाउट अभी? अरे कोई डाउट है? हाँ या ना? No. नंदिनी, Sir. नंदिनी, Yes, sir. कोई डाउट है बेटा? No, sir. डायमेंशनल फार्मूला में जी का डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2 कैसे निकल के आया, इस पे कोई डाउट है क्या? फिर से है, सेकंड डायमेंशनल फार्मूला लिखना आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कौन कौन जानता है इसके बारे में? कैपिटल आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बताओ, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था इसके बारे में? जब नहीं पढ़ा, नहीं नहीं पढ़े पढ़ा। हो? नहीं पढ़े हो? यस सर, नहीं। झूठे कहीं के। पढ़ाया तो हूँ मैंने शुरुआत में। गैस कांस्टेंट किसको बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट किसको बोलते हैं? हाँ, जो नए नए एडमिशन है अभी। लेट ज्वाइन हुआ सर, अभी मैं लेट। क्या? अच्छा, तू लेट ज्वाइन हुआ है? मैं भी मृगांक लेट ज्वाइन हुआ था सर। अब तो मैं सभी भी- बोल देंगे कि सर हम भी लेट ज्वाइन हुए थे, हम भी लेट ज्वाइन हुए थे। साहिल, साहू, यस सर, मैं भी नया हूँ। हाँ सर। तू भी नया है, ऋतिक भी नया है। हाँ तो सर लेट टाइम पे थोड़ी पढ़ाए थे, मैं लेट ज्वाइन हुआ था। शुभ, शुभ तो नहीं बोल सकते कि सर नहीं पढ़ा है। शुभ, शुभ, मृगांक सर मिश्रा। पढ़ाई तो मगर याद नहीं। ओके, चलो तो अब देख लो भाई, अब यहाँ पे है ना, देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? मैं यहाँ पे ना एक कंटेनर बना दे रहा हूँ पहले, और इस कंटेनर में मान लो कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, एंड दैट इज द आइडियल गैस। इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, पहले तो आप देखो कंटेनर लिए अपन ने कोई, उसके बाद अपन डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। पहले आप समझ लो कॉन्सेप्ट। ये कोई कंटेनर है सपोज, और इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है। गैस के मोशन कैसे होते हैं? आप अभी जिस रूम में बैठे हो वहां पे गैस है कि नहीं है? यस सर। है। कौन सी गैस है? है सर। कौन सी गैस है? सर CO2। है?
ऑक्सीजन सर, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 सबसे ज्यादा कौन सी गैस है अभी जिस रूम में बैठे हो आप? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है अरे सर। भाई, नाइट्रोजन। अपने अपने एटमॉस्फेयर में गैस का कंपोजिशन पता है कि नहीं पता है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 79% के आसपास है ना, फिर ऑक्सीजन 21%, और फिर जो बहुत 0.5 और उससे भी कम की गैस है। हाँ ठीक है, तो अभी माइक को म्यूट कर लो आप लोग। ओके, तो ये गैस है, यहाँ पे कंटेनर में गैस भरी हुई है। तो जो रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, आइडियल गैस इक्वेशन में लिख दूं, दैट इज आइडियल गैस वैसे होती नहीं है कोई, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइडियल वर्ड यूज किया गया है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन मतलब बेटा जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन थी ना, वैसे ये गैसेस के लिए भी इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। इसका फार्मूला होता है PV इक्वल्स टू nRT। ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना, आइडियल गैस इक्वेशन है ये। हाँ समझ गए कि नहीं? दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। व्हाट इज P? P is pressure of gas, pressure of gas. V is volume, volume of gas. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है कंटेनर का वॉल्यूम, जिस कंटेनर में आपने गैस को भरा है ना, उस कंटेनर का वॉल्यूम होता है ये। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एनक्लोज्ड बाय गैस। वॉल्यूम ऑफ वेसल आप लिख दो या कंटेनर आप लिख दो, वॉल्यूम ऑफ वेसल। जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन योर रूम, तो क्या करोगे? आपको अपने रूम का वॉल्यूम निकालना है। बात समझ गए? वॉल्यूम ऑफ वेसल। अगर मैं ये बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन योर रूम, तो किसका वॉल्यूम चाहिए? आपके रूम का वॉल्यूम चाहिए। अब ये मत बोलना कोई छत पे बैठ के पढ़ रहा है सर, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन योर है ना रूम, तो फिर तो पूरा एटमॉस्फेयर आ गया वहां पे। तो आप रूम के लिए बोल सकते हो ऐसा, लेकिन पूरा बाहर की दुनिया में चले गए, तुम एटमॉस्फेयर से कनेक्ट हो गए, तो काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। बर्थडे मनाए होगे तो उसमें बलून आपने फुलाया होगा, तो बलून के अंदर जो वॉल्यूम है गैस का, वो पूरे बलून का वॉल्यूम होता है फिर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब बेटा वॉल्यूम ऑफ वेसल है यहाँ पे फार्मूले पे। फिर जो टर्म आया यहाँ पे एन, नंबर ऑफ मोल। यस, दिस इज द नंबर ऑफ मोल। अभी केमिस्ट्री में चालू हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल किसको बोलते, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। दिस इज नंबर ऑफ मोल, वन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? और फिर T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में। हाँ, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T is absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर काय में मेजर करना आपको, कौन सी स्केल में? इन केल्विन स्केल। जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल होती है, वैसे ही केल्विन स्केल होती है ना? तो टेम्परेचर किसमें? यहाँ पे केल्विन में है, केल्विन में ही लेना है। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन जो इनको कनेक्ट कर रही है। और R क्या है बेटा वहां पे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है किसका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। तो अब यहाँ पे देखो दो टर्म और एडिशनल बढ़ गए आपके, एक तो नंबर ऑफ मोल और एक टेम्परेचर। एक नंबर ऑफ मोल बढ़ गया और एक टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ पे, है ना? समझ गए कि नहीं? तो इनके लिए क्या डायमेंशनल सिंबल है, तो मैं आगे अभी बता रहा हूँ। अभी डायमेंशनल सिंबल क्या यूज करना है इनके लिए, है ना? समझ गए? ये कोई डाउट बेटा यहाँ तक इस पे इक्वेशन पे कोई डाउट किसी भी बच्चे को? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है हर्ष? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हर्ष, नॉर्मल टेम्परेचर बिना बुखार आए 37 काय में? 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और जो डॉक्टर निकालते थर्मोमीटर बोले 98 है या 99 है, वो कौन सा है? फ़ारेनहाइट रहता है, फ़ारेनहाइट। वो फ़ारेनहाइट रहता है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस है और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, केल्विन भी होता है। तो कोई कन्वर्ट कर सकता है क्या केल्विन में कितना होता है ये? फिर
273 से माइनस करना पड़ेगा। क्या प्लस कितना 273 से माइनस करना पड़ेगा। 273 से माइनस यस सर। की प्लस प्लस करोगे? देखो अगर 37 डिग्री नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ना, और केल्विन में अगर चाहिए आपको तो 273 ऐड करना होगा उसमें। केल्विन में जाना तो डिग्री में 273 ऐड करो, ठीक है? समझ गए कि नहीं? समझ गए? हाँ, तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? तो वापस से मुझे थोड़ा सा और बताना पड़ेगा, तब अपन गैस कांस्टेंट का ना डायमेंशनल फार्मूला लिख पाएंगे। तो R को अगर आपको लिखना है तो R विल बी रिटन एज PV डिवाइडेड बाय NT, लिखोगे कि नहीं? PV डिवाइडेड बाय NT। यस सर, यस सर। हाँ, PV डिवाइडेड बाय NT। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे जाना पड़ेगा अपने को, और डिस्कशन है थोड़ा सा, क्योंकि डायमेंशनल सिंबल चाहिए आपको नंबर ऑफ मोल का और टेम्परेचर का, ठीक है? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ बोलो। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट हमारे बैच में नहीं पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ाया था? ठीक है, अभी तो पढ़ लिए ना, अभी समझ गए? यस सर। हाँ ठीक है, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, अभी ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। स्टीफन्स कांस्टेंट पढ़ाया था कि नहीं? प्लैंक कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट? नो सर हमारे बैच में नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो अभी हो जाएगा, मत परेशान हो, अभी फटाफट ले लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? यस सर। अच्छा, गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, समझ गई कि नहीं? फीलिंग आई कि नहीं? गैस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये इक्वेशन बनी है। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है। प्रेशर समझते हो कि नहीं ये गैस का? हेलो, प्रेशर समझते हो? गैस कैसे प्रेशर लगाती है? अरे गुब्बारे में हवा भरते जाओ, हवा भरते जाओ, प्रेशर फील होगा कि नहीं उसका? जी सर। हाँ, साइकिल की ट्यूब में हवा भरते जाओ या गाड़ी की ट्यूब में हवा भरते जाओ, उसका प्रेशर फील होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा ना? होगा ना? अरे भाई हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो प्रेशर की फीलिंग आई कि नहीं, कि प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उसकी फीलिंग तो आ गई तुमको। ऐसे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का मतलब हो गया कितने गैस के एटम या मॉलिक्यूल हैं। एक्चुअल में गैस के एटम या मॉलिक्यूल, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसमें भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में, एक दो हजारों में नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में। तो उसके लिए उनने एक छोटा फिगर कंसीडर किए, नंबर ऑफ मोल। जैसे 1 डजन, 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 आइटम का कलेक्शन है ना। 1 डजन पेन मतलब 12 पेन, 1 डजन पेंसिल 12 पेंसिल। समझ गए? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, वैसे ही नंबर ऑफ मोल में कितने का कलेक्शन आता है? 6.023 into 10 to the power हाँ 23। 1 मोल में अगर देखो तो कितने आइटम का कलेक्शन है 1 मोल? 1 mole is the collection of 6.022 into 10 to the power 23 आइटम पर मोल, ऐसा बोलते हैं अपन। 23 आइटम। 1 डजन, 1 मोल पेंसिल मतलब कितनी पेंसिल आएंगी? 1 मोल पेंसिल, 1 मोल पेंसिल अगर बोलोगे तो इतनी पेंसिल रहेंगी। 23। अभी समझ गए? पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी होंगी इतनी पेंसिल, तो अभी तक बनी है क्या? पूरे वर्ल्ड में नहीं बन के हुई होंगी। अरे समझ गए? काउंट करके देख लेना इतनी बनी होंगी कि नहीं बनी होंगी। जब से दुनिया चल रही, मतलब जब से पेंसिल वगैरह आई हैं, तो शायद इतनी तो बनी भी नहीं होंगी पेंसिल। 1 मोल पर्सन, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन अभी इतनी नहीं है ना? 1 मोल के बराबर है क्या? नो नहीं है ना? कितनी पॉपुलेशन है? लगभग 7 अरब है। 7 अरब है, 8 अरब। 8 अरब मतलब कितने जीरो लगेंगे? करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो लगेगी सर। 7 जीरो तो हाँ, और यहाँ पे कितना है? 7 बिलियन है ना? पावर 23 है। और ये गैसेस के लिए कन्वीनियंट होता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल बहुत लार्ज क्वांटिटी में। तो आप इसको ऐसा बोलोगे, इस तरह से लिखोगे कि यहाँ पे 6.023 10 to the power 23 गैस के एटम है। थोड़ा बोलने में अटपटा लगता है,
लेकिन 1 मोल बोल दिए तो थोड़ा आसान हो जाता, छोटा हो जाता है, समझ गए? इसलिए वो नए कॉन्सेप्ट लेके आए साइंटिस्ट लोग, मोल। क्लियर हो गया अभी? सो R इक्वल्स टू PV अपॉन NT। मैं वापस आ रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हमको गैस कांस्टेंट का। पेज नंबर 3 पे जा रहा हूँ बेटा मैं। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं? हेलो,